हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को ध्यान में रखते हुए हम कर रहे हैं एमपीपीएससी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस। और आज की जो हमारी ये है क्वेश्चन प्रैक्टिस होने वाली है, यह है यूनिट 7 के अंतर्गत जो है हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और आज जो हमारा होगा यूनिट 7 के अंतर्गत वह है प्रमुख देखेंगे भारत के वैज्ञानिक संस्थान और कुछ प्रमुख शाखाएं देखेंगे जो इस संदर्भ में होंगी। चलिएगा इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं। 72 नंबर की क्या है, हमारी ये टेस्ट सीरीज है और यूनिट 7 को हम क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। लगभग 3 से 4 दिनों में क्या कर लेंगे, जो हम यूनिट वाइज टेस्ट कर रहे हैं उसमें भी अपनी 7 यूनिट क्या हो जाएगी, लगभग 3 से 4 दिनों में क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम जो क्या करेंगे, अगली यूनिट पर बढ़ेंगे। तो लगातार जो है ये हमारा प्रयास जारी है और परीक्षा के पहले पहले तक ही हम जो है इसका 2 से 3 बार क्या करेंगे, रिवीजन करने वाले हैं। तो इस श्रृंखला में जुड़िएगा और एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 में जो है इसका लाभ लीजिएगा। चलिएगा अपने क्लास की जो है शुरुआत करते हैं और हमारे पास में है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न के रूप में आपसे पूछा जा रहा है कि नेशनल रिमोट सेंसिंग, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है, आप क्या बताएंगे। तो बेंगलुरु में है, हैदराबाद में है, अहमदाबाद में है या फिर देहरादून में है। इसके पहले जो है एक इन्फॉर्मेशन और, इसका जो भी मैं यहाँ पर लिखूंगा या फिर जो पैनल है इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और इसका लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ जो है हम कमेंट बॉक्स में भी क्या कर देते हैं, पिन कर देते हैं, ताकि आपको एक भी परसेंट क्या ना पड़े, समस्या ना पड़े और जल्द से जल्द क्या करें आप जो है पीडीएफ को पढ़ के बार बार रिविजन करते रहें कंटेंट को और जो है परीक्षा के लिए क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उपयोग कर पाएँ। चलिएगा बात करते हैं। साथ ही साथ अगर इसका डेली टेस्ट देना चाहते हैं, जो क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं तो उनको भी क्या कर सकते हैं, आप उपयोग कर सकते हैं, टेस्ट भी दे सकते हैं। टेलीग्राम में डेली टेस्ट चलता है, रिवीजन टेस्ट भी चलता है। अब देखिएगा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो पहली बात समझिएगा कि जो रिमोट सेंसिंग होती है वह है क्या, रिमोट सेंसिंग किसे कहते हैं। अब ध्यान से देखना कि जैसे एक वस्तु है यहाँ पर, क्या है, एक वस्तु है यहाँ पर और एक व्यक्ति जो है यहाँ पर क्या करा है, खड़ा हुआ है। ठीक है, एक व्यक्ति जो है यहाँ पर क्या किए हुए है, खड़ा है और इसको अगर क्या चाहिए, इस वस्तु के बारे में जानकारी चाहिए तो ये क्या करेगा भाई, दूर से देख सकता है, अपनी आंखों के माध्यम से देख सकता है। ठीक है, अगर 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर दूरी हुई या 1 किलोमीटर हुई तब भी देख सकता है, अगर बहुत अच्छी नज़रों वाला व्यक्ति है। लेकिन अगर कोई वस्तु जो है हजारों किलोमीटर की दूरी पर है तो उसे कैसे देखा जा सकता है। जैसे कोई वस्तु जंगल में है, कोई वस्तु समुद्र में है, समुद्र के अंदर है, तो उसे कैसे देखा जा सकता है। तो जब किसी वस्तु के बारे में बिना भौतिक स्पर्श किए हुए अगर इस व्यक्ति को क्या हो जाए, इस वस्तु के बारे में जानकारी हो जाए, को कैसी जानकारी हो जाए, बिना इसके संपर्क में आई अगर जानकारी हो जाती तो उसे क्या बोलते हैं, रिमोट सेंसिंग। दैट इज हिंदी में बोलते हैं इसको सुदूर संवेदन। तो सुदूर संवेदन, सुदूर का मतलब क्या होता है, जो बहुत दूर की वस्तु है। संवेदन का मतलब क्या होता है, उसके बारे में जानकारी ग्रहण कर लेना। तो विज्ञान की एक ऐसी तकनीकी जिसमें तकनीकी का प्रयोग करके हम किसी दूर की वस्तु के बारे में बिना उसे स्पर्श किए हुए ही उसके बारे में जानकारी क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ऐसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, सुदूर संवेदन कहा जाता है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, सुदूर संवेदन कहलाती है। कैसे होती है सुदूर संवेदन की प्रक्रिया, बहुत आसान शब्दों में बात करूं, आकाश में हम क्या कर देते हैं, उपग्रह लगा देते हैं और उपग्रह के माध्यम से पृथ्वी के पाला की जानकारी, सूखा की जानकारी, वर्षा की जानकारी, समुद्र के अंदर संसाधनों की जानकारी, ऐसी जानकारी खोजते रहते हैं, कहाँ पर क्या दफन है। ये जानकारी हम क्या करते हैं, पृथ्वी की खोजते हैं बिना संपर्क में आए हुए। कैसे खोजेंगे भाई, अब इसके लिए जो है एक केंद्र की आवश्यकता होती है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि अपने घर में बैठ के आप दिमाग में जो जानकारी खोजते हो, एक जो क्या होता है, एक केंद्र की आवश्यकता होती है। उसी केंद्र को क्या बोलते हैं, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर बोला जाता है। इस केंद्र में बेकायदे जो है सुपर कंप्यूटर लगे होंगे और उपग्रह, जो अंतरिक्ष में हमारे उपग्रह लगे हुए हैं, वहाँ से डाटा एक्सेस करने के लिए क्या होगी, हमारे पास में जो है कुछ व्यवस्था होगी। तो वो जो वैज्ञानिक रिसर्च सेंटर है उसी को क्या बोलते हैं, NRSC बोलते हैं। क्या मैं समझा पाया कि NRSC क्या होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल समझ में आ गया। कहेंगे वह केंद्र है जहाँ पर से जो है चीज़ों से बिना संपर्क किए ही डाटा क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर लगे हुए हैं, वैज्ञानिक बैठे हुए हैं और यह केंद्र कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। बन जाएगा ना पाएगा, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बन जाएगा। बेंगलुरु में क्या स्थित है, तो बेंगलुरु में कहेंगे आप, जो इसरो नाम की संस्था है वो कहाँ पर स्थित है, बेंगलोर में स्थित है।
अहमदाबाद में क्या स्थित है? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है अहमदाबाद में स्थित है। और देहरादून में क्या स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है। जब भी रिमोट सेंसिंग की बात आएगी, दो संस्थान हमेशा ही ध्यान रख लेना है। आपको पता चल गया कि रिमोट सेंसिंग किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि बिना छुए ही क्या करना, जानकारी प्राप्त कर लेना। ठीक है। NRSC कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे यह तो हैदराबाद में स्थित है, अभी आपने बताया। और जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? 2008 में की गई थी। ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2008 में की गई थी। थोड़ा सा रुकिएगा भाई, मुझे जो कन्फ्यूजन है, 2008 और 1966 दोनों की स्थापना की गई है। ठीक है। अब मुझे पता नहीं दोनों में से जो है कौन किसकी है, तो थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन हो रहा है। दोनों की इनकी स्थापना का जो समय है वो है, एक का है 2008 की स्थापना, एक का है 1966 की स्थापना। ठीक है। तो 2008 में जो है रिमोट सेंसिंग हो जाएगा और 1966 में जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग हो जाएगा। अब ये क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है। ये आपका कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? देहरादून। भाई साहब, ये इंस्टीट्यूट है, यह एक प्रकार का कॉलेज है, यह एक प्रकार का वह संस्थान है जहाँ पर लोगों को क्या किया जाता है? शिक्षा दी जाती है। किसकी शिक्षा? रिमोट सेंसिंग की शिक्षा दी जाती है। समझ रहे हो ना बात को? जिस इंस्टीट्यूट से आप क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कुछ सीखते हैं, वो इंस्टीट्यूट होता है। ये इंस्टीट्यूट है जो देहरादून में स्थित है। और जो केंद्र स्थित है, ये गवर्नमेंट का वो संस्थान है जहाँ पर वैज्ञानिक बैठते हैं और अंतरिक्ष से डाटा को जो है कलेक्ट करने का कार्य करते हैं। दैट इज नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। कन्फ्यूजन नहीं करना है, बहुत कन्फ्यूजन होता है दोनों को। मैंने जो इसीलिए जो है प्रत्येक के बारे में गहराई से परिभाषा व्याख्या बताई हुई। आगे बढ़ जाते हैं। हैदराबाद आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे पूछता है NRSC जो है इसरो का एक क्या है? प्रमुख केंद्र है। और जो उपग्रह डेटा प्राप्त करने का कार्य करता है, क्या करता है? उपग्रह से डेटा प्राप्त करने का कार्य करता है और उसका प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेस करता है। इसी प्रकार जो भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये कहाँ पर स्थित है? आप क्या कहेंगे? यह जो है देहरादून में स्थित है। ठीक है, कोई गलती नहीं करेंगे। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये भी इसरो का सेंटर है, ये कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र हिंदी में बोलते हैं। इसरो की टेलीमेट्री एंड ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्किंग सिस्टम, ये कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। साथ ही साथ इसरो भी स्वयं बेंगलुरु में स्थित है। आगे बढ़ जाते हैं। ये संस्थान है, आपको क्या करना पड़ेगा? रटना पड़ेगा इनको। और हर बार जो है एक प्रश्न जो है आपसे पूछा जाता है NPPSC में, लिखा हुआ है स्पष्ट सिलेबस में। विज्ञान की शाखा के अंतर्गत जो है, विज्ञान की वह शाखा की सच एज ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्या? पुष्प फूल फ्लोरिकल्चर। ठीक है, फ्लावर्स। विज्ञान की वह शाखा जिसमें फूलों की संवर्धन यानी कि वृद्धि और उनके प्रोडक्शन की क्या की जाती है? स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? आप कहेंगे, क्या कहेंगे आप? फूलों के अध्ययन संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? फ्लोरिकल्चर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फ्लोरिकल्चर से। विटीकल्चर किसे कहा जाता है? विटीकल्चर किसे कहा जाता है? जब आप क्या करते हैं? अंगूर की खेती करते हैं। क्या करते हैं? देखिएगा, मैंने गलत पढ़ा हुआ है थोड़ा सा, यहाँ पर फूलों नहीं लिखा हुआ है, फलों लिखा हुआ है। और फलों का अध्ययन क्या होता है? पोमोलॉजी होता है। क्या होता है? फलों का अध्ययन, माफ कीजिएगा। तो मैंने और ये भी सही है कि फ्लोरिकल्चर जो है फूलों का अध्ययन होता है। मैंने यहाँ पर फूल पढ़ा हुआ था, तो ऐसा क्या हो जाता है, थोड़ा थोड़ा जो है, तो ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। फा में और इतनी मात्रा भरे का अंतर है, तो जो है कन्फ्यूजन हो सकता है, कई बार पढ़ना ही काफ़ी नहीं है। तो सतर्कता भी क्या होती है? बहुत ज़रूरी होती है। तो फूलों का अध्ययन क्या हो जाएगा? फ्लोरिकल्चर हो जाएगा। अंगूर का अध्ययन क्या हो जाएगा? विटिकल्चर हो जाएगा। और सब्जियों का अध्ययन क्या हो जाएगा? ओलेरीकल्चर हो जाएगा। रटना पड़ेगा भाई साहब। ठीक है, हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है विज्ञान की प्रारंभिक शाखाओं की जानकारी, सिर्फ जानकारी मांगी गई है। तो परिभाषा बस पूछी जाएगी आपसे कि मतलब क्या होता है, अध्ययन किसे कहते हैं। याद रख पाएंगे चारों के चारों? चलिए अगली बात करते हैं। तो पोमोलॉजी क्या हो जाएगा आपका? सही अध्ययन हो जाएगा। पोमोलॉजी जो है फलों का अध्ययन है। अन्य शाखाओं में देखें, एलोरीकल्चर जो है, ओलेरीकल्चर जो है किसका है? स्टडी ऑफ जो है वेजिटेबल, एक सब्जी है। और विटिकल्चर क्या है? स्टडी ऑफ ग्रेप्स यानी कि अंगूरों का अध्ययन है। फ्लोरिकल्चर क्या है? फूलों की खेती जब की जाती है तो उसको क्या कहते हैं? या फूलों का अध्ययन किया जाता है तो क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। पिसिकल्चर क्या होता है? मछली पालन को क्या बोलते हैं? पिसिकल्चर बोलते हैं। विटिकल्चर अंगूर, पिसिकल्चर मछली पालन। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे बात कर लेते हैं। भारत के पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा की स्थापना जो है किस देश के, किस संस्थान के सहयोग से जो है की गई थी? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो यह जो है 1945 में स्थापित किया गया था। और कहाँ पर स्थित है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये मुंबई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। जो ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है यहीं पर स्थित है, मुंबई में। 1945 में स्थापना की। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र
ये भी कहाँ पर स्थित है? तारापुर महाराष्ट्र, यानी कि कहाँ पर स्थित है? तारापुर में स्थित है ये भी, यानी कि मुंबई के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र राज्य याद रखिएगा, ये मुंबई ही याद कर सकते हैं, महाराष्ट्र के अंतर्गत ही सब स्थित हैं। होमी जहांगीर भाभा द्वारा बनाया गया था। यूनाइटेड किंगडम ये देश का नाम है, और सोवियत संघ जो है किसका है? ये भी देश का नाम है। अब देखिएगा क्या पूछता है, किसके सहयोग से स्थापना की गई थी? यहाँ पर संस्थान लिखा हुआ है, संस्थान को हटा दीजिएगा। जब हम बात करते हैं किसके, अप्सरा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं फ्रेंड्स? अप्सरा की बात करते हैं। ठीक है, अप्सरा की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। तो अप्सरा क्या है? एक रिसर्च रिएक्टर है भाई, जो परमाणु के क्षेत्र में, दो शब्द ध्यान रखना, एक होता है परमाणु ऊर्जा केंद्र। क्या होता है? परमाणु ऊर्जा केंद्र। और यहाँ पर यूरेनियम का प्रयोग करके क्या करते हैं? ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। उसी के अंदर छोटा सा सेंटर होता है, जिसे जहाँ पर जो है परमाणु के बारे में रिसर्च किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? रिएक्टर बोलते हैं, परमाणु रिएक्टर बोलते हैं। और ऐसा पहला परमाणु रिएक्टर जो है यह 1956 में स्थापित किया गया था भारत में, और यह जो है बार्क के अंदर स्थापित किया गया था। जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर था, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र था, उसके यहाँ पर क्या किया गया था? इसको जो है स्थापित किया गया था। और यहाँ पर पूछ रहा है किस देश के सहयोग से किया गया था? ध्यान रखना, यूके देश के सहयोग से जो है इसकी स्थापना की गई। अगर संस्थान पूछे किस संस्थान में स्थापना की गई थी, बार्क हो जाएगा। देश के सहयोग से पूछे क्या हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। भारत का पहला जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो कौन सा है? तारापुर वाला परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, जो कि कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। सोवियत संघ के सहयोग से जो है रूस के सहयोग से जो है तमिलनाडु में जो है एक परमाणु ऊर्जा केंद्र बनाया गया था, जिसे कहते हैं कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। वही क्या है? सबसे बड़ा है। उसकी मतलब बड़ा का मतलब क्या है? सबसे ज़्यादा क्षमता वाला है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्षमता वाला जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है कौन सा है? तमिलनाडु का कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो कि रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। कब? 2014 में जो है स्थापित किया गया था। और एमपीपीएससी में यही प्रश्न पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा क्षमता किसकी है परमाणु ऊर्जा केंद्र की। तो अगर आपसे पूछे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है, तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। सबसे बड़ा कौन सा है? तमिलनाडु का हो जाएगा कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र। आपसे पूछता है पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है, तो 1956 में बार्क में और यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से स्थापित किया गया था। बात को ध्यान रखिएगा। अगर दूसरा पूछे, दूसरे का नाम है साइरस। प्रथम परमाणु परीक्षण पूछे कब किया गया था, तो 1974 में जो है रावत भाटा राजस्थान में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो है किया गया था, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। कोड नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। अगली बात कर लेते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से स्थापना की गई थी, सही हो जाएगा। अप्सरा जो है एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर है, जिसे 1956 में जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे में क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? आप कहेंगे होमी जहांगीर भाभा को जो है कहा जाता है। ठीक है, 1945 में जो है 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बनता है। और इसी के बाद में जो है क्या बनता है? 1948 के आसपास जो है क्या बनता है? बार्क बनता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनता है। और इसी के जो है इनके द्वारा ही बनाया गया था भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, क्योंकि होमी जहांगीर भाभा यही तीन ही का संस्थान था। और फिर इनकी अध्यक्षता में जो है 1948 में जो है क्या बनता है? परमाणु ऊर्जा आयोग की जो है स्थापना की जाती है। किसके? होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में। और इन्हीं की अध्यक्षता में जो है 1952 में परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन किया जाता है, और यही इसके सबके अध्यक्ष रहते हैं। इसलिए इनके ही प्रयासों से क्या हुआ है? भारत में परमाणु ऊर्जा की शुरुआत हुई है। इसलिए फादर ऑफ एटॉमिक प्रोग्राम किसे कहा जाता है? दैट इज नाम ऑफ होमी जहांगीर भाभा। और ये जो है एनरिको फर्मी, फर्मी जो है वैज्ञानिक का नाम सुना होगा आपने, मात्रक भी होता है, उन्हीं के नाम पर है फर्मी। फर्मी के जो है शिष्य थे, कनाडाई साइंटिस्ट थे फर्मी। अगली बात करते हैं, गगनयान मिशन के तहत भेजे जाने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? यानी कि जो इसरो का गगनयान मिशन है, जो कि ये इसरो का क्या है? प्रथम ऐसा मिशन है जिसमें क्या किया जाएगा? मानव को भेजा जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है 3 मानव को भेजा जाएगा। उसके सहयोग के लिए जो है क्या है? एक रोबोट भी भेजा जाएगा। उस रोबोट का क्या नाम है? तो आप क्या कहेंगे? व्योममित्रा जो है उस रोबोट का नाम है। एमपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है कि इसरो द्वारा बनाया गया रोबोट कौन सा है? व्योममित्रा है। ठीक है, तो घुमा फिरा करके उल्टा पूछ रहे, ध्यान रखिएगा। ये महिला रोबोट है, पूरा शरीर नहीं है। ह्यूमनॉइड रोबोट है, यानी कि मानव की आकृति का है, और महिला रोबोट है, आधा शरीर है। विक्रम क्या है? विक्रम जो है, जो चंद्रयान 3 नाम का उपग्रह छोड़ा गया था इसरो द्वारा, उसके लैंडर का नाम क्या है? विक्रम है। प्रज्ञान क्या है?
प्रज्ञान जो है उस लैंडर जो 2023 का चंद्रयान मिशन था उसमें जो रोबोट लगा हुआ था उस रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान था। और चंद्रयान जो 3 मिशन था, क्या जो चंद्रयान 3 मिशन था वह जो है 2023 में क्या किया गया था? छोड़ा गया था GSLV M के, सही बात कर रहा हूँ क्या? अरे भाई उसका नाम था, अभी बात करेंगे, LVM-4, ठीक है, LVM-4 और L3 ऐसा कुछ नाम था उसका, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं, व्योम मित्रा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। व्योम मित्रा एक क्या है? महिला रोबोट है। जैसे इसरो ने क्या है? अंतरिक्ष यात्रियों की सहायता के लिए क्या किया हुआ है? विकसित किया हुआ है। गगनयान जो है भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। प्रज्ञान क्या है? प्रज्ञान जो है चंद्रयान 3 के रोवर का नाम या रोबोट का नाम क्या है? प्रज्ञान है। और जो विक्रम है ये चंद्रयान 3 मिशन के जो लैंडर का नाम है वो क्या है? अब देखिएगा, ये नहीं जानते होंगे शायद, विक्रम। जैसे यहाँ से हमने क्या भेजा, एक उपग्रह भेज रहे हैं धरती से, तो ये किस में जाएगा? एक रॉकेट में जाएगा। और ये रॉकेट क्या होता है? जलकर के ऊपर तक नष्ट हो जाता है टारगेट तक पहुँचते पहुँचते। तो इसके ऊपर जो एक बड़ा खोखा होता है, अब इसे इकट्ठा क्या है, जमीन में गिरेगा तो टूट जाएगा। तो इसके ऊपर जो है क्या लगाया जाता है? लैंडर लगाया जाता है, ताकि जो है धीरे धीरे क्या करे, यहाँ पर लैंड करे, उतरे जमीन पर। तो ये क्या है? लैंडर ऊपर खोखा, और इसके नीचे जो उपग्रह मटेरियल भरा हुआ है वो क्या है? रोबोट उसमें होगा। अब रोबोट क्या करेगा? यहाँ पर कुछ नहीं, थोड़ा मोड़ा चलेगा चलेगा, तो इसके पहियों में मिट्टी वगैरह लग जाएगी, तो उस मिट्टी को जो है यहीं पर कैमरा लगे होंगे, तो उससे स्कैन कर लिया जाएगा, यहाँ के माध्यम से देख लिया जाएगा, ठीक है। तो यही ऐसे उपग्रह होता है। मंगलयान मिशन को किस प्रक्षेपण यान द्वारा क्या किया गया था? सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। अब देखिएगा, MPPSC 2025 का प्रश्न है, उसमें पूछा था कब लॉन्च किया गया था, मतलब समय पूछा हुआ था। मैंने इसमें क्या कर लिया है? उपग्रह को पूछ लिया है। तो बेस क्या रहता है हमारा? जो है PYQ रहते हैं, जहाँ से MPPSC भटक रहा है वहीं पर जो है हम भी भटकते रहते हैं आसपास में। अब देखिएगा, जब हम बात करते हैं किसकी? मॉम की, यानी कि MOM की बात करते हैं, मार्स ऑफ मिशन यानी कि मंगलयान मिशन, ठीक है। और ये कब छोड़ा गया था आपसे पूछे तो 2013 में जो है छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? 2013 में छोड़ा गया था। और जिस वाहन, उस वाहन का नाम क्या था जिस वाहन के माध्यम से भेजा गया था? तो आप कहेंगे कि PSLV C-25 के माध्यम से क्या किया गया था? छोड़ा गया था। और भारत जो है दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया था जिसने पहली बार में क्या कर लिया था? मंगल में सफलता प्राप्त कर ली थी उपग्रह भेजने में। तो वाहन का नाम क्या हो जाएगा? आप कहेंगे PSLV C-25, पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या है? वाहन जो होते हैं 3 पीढ़ी के हमारे पास में वाहन है। शुरुआती पीढ़ी के जो वाहन होते थे SLV कहलाते थे, फिर जो वाहन हुए उन्हें ASLV कहा गया, और ASLV के बाद जो और विकसित वाहन हुआ उसे क्या कहा गया? PSLV कहा गया। और PSLV से और ज़्यादा जो विकसित हमारा वाहन आया, रॉकेट आया, उसे क्या कहा गया? GSLV कहा गया, ठीक है। ये जो है बहुत दूरी तक नहीं उड़ पाते थे, ये थोड़ा और ज़्यादा क्षमता वाले, ये और ज़्यादा क्षमता वाले, और इनकी क्षमता जो है लगातार इस प्रकार से बढ़ती गई। अब हम जो है RSLV का भी क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर, अभी किया नहीं हुआ है तो प्रैक्टिकल करते रहते हैं। RSLV का मतलब होता है रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि दोबारा से जो है वही उपग्रह का लॉन्च किया जाए। अभी ये हमारे पास जितने भी रॉकेट हैं, ये रॉकेट हम एक बार अंतरिक्ष में भेजते हैं, वापस नहीं लौट करके आते हैं, ठीक है। अपने उपग्रहों को स्थापित कर देते हैं, लौट करके नहीं आते हैं। तो ये क्या उपग्रहों की पीढ़ियाँ हैं। MPPSC मेंस में भी सेम लिखा हुआ है, तो ये पीढ़ियाँ जो है आपको करनी होगी। डिटेल में देखेंगे आगे चल करके, समय आएगा, ठीक है। GSLV M के थर्ड, ये जो है किस लिए है? तो ध्यान रखना, जो चंद्रयान 2 था हमारा, कौन था? जो चंद्रयान 2 नाम का मिशन था वो इसी से क्या किया गया था? भेजा गया था। GSLV 22 जुलाई 2019 में जो क्या किया गया था? सेंड किया गया था। अगली बात करते हैं, PSLV C-25 नाम का जो वाहन है, इससे मंगल ग्रह को जो है भेजा गया था। मंगल पर जो है अपना हम उपग्रह भेजा था। 5 नवंबर 2013 को मंगलयान मिशन लॉन्च किया गया था। भारत अपने पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला क्या है? दुनिया का पहला देश बना। GSLV M के थर्ड का उपयोग हमने चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के लिए क्या है? किया हुआ था। चंद्रयान 3 कब का है? 2023 का है। और जो चंद्रयान 2 है 2019 का। हालांकि चंद्रयान 2 असफल रहा था, और 2023 वाला जो है चंद्रयान 3 क्या रहा था? सफल रहा था, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो देखिएगा, विक्रम साराभाई एक बहुत है, भारत के पहले जो है इसरो के अध्यक्ष रहे हैं। विक्रम साराभाई कौन? विक्रम साराभाई इसरो के फर्स्ट चेयरमैन थे, और इसरो के महान साइंटिस्टों में से एक रहे हैं। और बात की जाए तो इन्हीं की अध्यक्षता में जो है एक स्पेस सेंटर बनाया गया, VSSC बोलते हैं, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। और ये कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे यह जो है तिरुवनंतपुर में स्थित है। कहाँ पर? तिरुवनंतपुर। और तिरुवनंतपुर कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे सर यह जो है
केरल में स्थित है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ पर जो है इसरो का लॉन्चिंग स्टेशन स्थित है, लॉन्चिंग पैड, जहाँ से हम उपग्रह क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, सतीश धवन स्पेस सेंटर के नाम से जाना जाता है। सतीश धवन स्पेस सेंटर के नाम से जानते हैं। हासन जो है ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। और यहाँ पर जो है इसरो की आपको क्या देखने को मिल जाएगी? मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी। मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है? मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी यानी कि मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र जो है कर्नाटक में हासन में स्थित है। और इसकी एक ब्रांच ये जो है 1984 में क्या किया गया था? इस्टेब्लिश किया गया था। और इसकी जो दूसरी ब्रांच है जो 2005 में स्थापित की गई थी, ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थापित की गई थी। चूंकि आप MPPSC की तैयारी करते हैं, ध्यान रखना। महेंद्रगिरी जो है ये कहाँ पर स्थित है? आई थिंक महेंद्रगिरी उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। और यहाँ पर जो है इसरो का सेंटर है जिसका नाम है LPSC। क्या नाम है? LPSC, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर। यानी कि वहाँ पर जो क्या होता है, द्रव प्रणोदक ईंधन का नाम सुना होगा आपने, द्रव प्रणोदक, द्रव प्रणोदक, द्रव प्रणोदक, इसी को क्या बोलते हैं? लिक्विड प्रोपल्सन बोला जाता है, द्रव प्रणोदक सिस्टम सेंटर। तो ईंधन केंद्र जो है ये कहाँ पर स्थित है? महेंद्रगिरी में स्थित है। आगे बढ़ जाते हैं। तिरुवनंतपुर आपका सही हो जाएगा। देखिएगा, VSSC रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र जो है, VSSC जो है ये क्या है? रॉकेट प्रक्षेपण यान के डिजाइन और विकास के लिए क्या है? मुख्य केंद्र है। सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है ये कहाँ पर स्थित है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। इसरो की जो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है कहाँ पर स्थित है? हासन कर्नाटक में स्थित है। और इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स जो है ये महेंद्रगिरी में स्थित है, यानी कि इसे LPSC बोला जाता है। क्या बोलते हैं? LPSC। ठीक है, तो ये मेंस में पहले जो है सब ये थे, लेकिन वर्तमान में जो सिलेबस चेंज हो गया है तो ये हटा दिए गए हैं। तो पहले वाले सिलेबस में पूरे सेंटर ये दिए हुए थे। अगली बात करते हैं, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कि विच ब्रांच ऑफ साइंस, वो कौन सी शाखा है जिसमें क्या करते हैं? इनका अध्ययन करते हैं। तो एंटोमोलॉजी क्या है? एक विज्ञान की शाखा है। और इसमें अगर बात की जाए तो स्टडी ऑफ पैक्ट बोलते हैं, कीटों को जो है पैक्ट बोला जाता है। तो कीटों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान की जिस शाखा में, उसको क्या बोलते हैं? आप कहेंगे एंटोमोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो आप कहेंगे जो आर्निथोलॉजी होती है। क्या होती है? आर्निथोलॉजी जो है ये विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पक्षियों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। जीवाश्मों का जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं? पैलियोंटोलॉजी बोला जाता है। पैलिएंटोलॉजी, पैलिएंटोलॉजी बोला जाता है। और कवकों का जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माइकोलॉजी जो है कवकों के अध्ययन को बोला जाता है। इस बात को ध्यान। कीटों का अध्ययन एंटीमोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, तो कीटों का अध्ययन सही जवाब हो जाएगा। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आर्निथोलॉजी कहा जाता है। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेरियोंटोलॉजी कहा जाता है। और कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहा जाता है। ध्यान रखिए, कवक, कवक मतलब कौवा, क्या? कौवा। और अपने माँ से क्या कहोगे जब बच्चा होते हो छोटे से बचपन में? क्या कहते हैं? माई कौआ, माई कौआ, माई कौआ। ठीक है, तो माइकोलॉजी। अगली बात करते हैं, भारत के प्रथम अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की जो है स्थापना कब की गई थी? तो देखिएगा, दक्षिण गंगोत्री पहली बार कोई पूछे क्या है तो यह एक प्रकार का जो क्या है? शोध केंद्र है। कहाँ क्या है? यह एक प्रकार का जो है शोध केंद्र है, यानी कि रिसर्च करने के लिए बनाया गया सेंटर है। और ये हमने कहाँ पर बनाया हुआ है? पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर जो है बनाया हुआ है, जिसे अंटार्कटिका महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है बर्फ का बना हुआ है। ठीक है, तो पूरा बर्फ ही बर्फ है, वहाँ पर रिसर्च करने के लिए हमने बनाया हुआ है। और इसकी बात की जाए तो 1983 में क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। यहाँ पर जो है मुख्य रूप से 3 जो है केंद्र स्थापित किए गए हैं। कौन कौन से हैं? देखिएगा, 1983 में क्या किया गया? दक्षिणी गंगोत्री की स्थापना की गई थी। तो भारत ने अंटार्कटिका में 3 केंद्र स्थापित किए हैं। दक्षिणी गंगोत्री जो है, तो ध्यान रखना, यहाँ पर भी 3 है तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से 3 हो जाएगा, तो गंगोत्री यानी कि 83। तो दक्षिणी गंगोत्री में जो है 83 में स्थापित किया गया था। मैत्री जो है अब यहाँ पर भी 3 है, तो ध्यान रखना गंगोत्री वाला 3 ध्यान रखना है। यही तो ट्रिक होती हैं, कई बार फेल हो जाती हैं, तो ट्रिकों के भरोसे नहीं है। तो सबसे पहला जो है 83 में स्थापित किया गया, दूसरा 89 में, तीसरा जो है 2012 में। ठीक है, तो मैत्री और भारती ये क्या है? दूसरे और तीसरे भारत के रिसर्च सेंटर हैं। वर्तमान में मैत्री और भारती क्या है? सक्रिय हैं, जबकि दक्षिण गंगोत्री जो है अब केवल क्या है? आपूर्ति आधार के रूप में कार्य करता है, यानी कि उतने अच्छे से एक्टिव नहीं है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग जो है किसमें किया जाता है? क्या बताएंगे? क्रायोजेनिक का मतलब होता है अति न्यून ताप। क्या होता है? अति न्यून तापमान जो है लगभग -153 डिग्री सेल्सियस जो
टेम्परेचर होता है उसे क्या बोलते हैं, क्रायोजेनिक। और यह जो है कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, रॉकेट इंजन में देखने को मिलता है। दरअसल जब हम यहाँ से क्या करते हैं, इस प्रकार से जो उपग्रह है के लिए रॉकेट भेजते हैं, तो ये जब ऊपर की ओर उड़ता है तो वहाँ ऊपर जाते जाते क्या होता है, इसका तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये मतलब आधी दूरी में ही ब्लास्ट होने की संभावना रहती है। तो जो हमारा GSLV है, कौन सा वाहन है, GSLV वाहन है, जो सबसे एडवांस लेवल का है, चौथी पीढ़ी का वाहन है। इस वाहन में हमने क्या किया है, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया है। अब इससे क्या होगा कि यह इतना ज़्यादा गर्म नहीं पड़ेगा, ब्लास्ट नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत कम तापमान में जो है ईंधन काम करेगा। तो रॉकेट इंजन में क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना। संवेग संरक्षण का सिद्धांत आप जानते हैं ना, कि ये जो रॉकेट उड़ता है किसके सिद्धांत पर उड़ता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज होता है इसमें भी बहुत कम तापमान होता है। परमाणु रिएक्टर के क्या होते हैं, परमाणु ऊर्जा उत्पादन के जो है केंद्र होते हैं, साथ ही साथ में अनुसंधान केंद्र भी यहाँ पर, जैसे परमाणु रिएक्टर अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, अप्सरा है। दूसरा कौन सा है, दूसरा कहेंगे, दूसरा जो है साइरस है। दूसरा कौन सा है, साइरस है। अगली बात कर लेते हैं, रॉकेट इंजन में जो है सही जवाब हो जाएगा क्रायोजेनिक इंजन में जो है अत्यधिक कम तापमान पर जो है तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो द्रव ईंधन होता है, यानी कि जो ठंडा ईंधन होता है, उसमें किसका प्रयोग करते हैं, तो उसमें तरल हाइड्रोजन यानी कि लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और इनका टेम्परेचर लगभग जो है 150 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है, माइनस में। ठीक है। भारत ने GSLV मार्क थर्ड के लिए स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन CE-20 का विकसित किया हुआ। अब देखिए UPSC का प्रश्न है भाई साहब, ये उसमें लिखा हुआ था CE-20 लिखा हुआ था, ठीक है, तो कथन में लिखा हुआ था। अब देखिएगा कई लोग चक्कर खा गए थे इसमें कि भाई ये क्या है CE-20। तो सी का मतलब क्या है, क्रायोजेनिक, ई का मतलब क्या है, इंजन। तो यह जो है एक इसरो का इंजन है जो रॉकेट में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, GSLV रॉकेट में। तो ध्यान रख लेना, क्रायोजेनिक इंजन 20 जो है एक प्रकार का बहुत कम तापमान पर कार्य करने वाला इंजन है। भारत की पहली नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का आधिकारिक नाम क्या है, यानी कि जिस प्रकार से अमेरिका आप जो क्या कर पाते हैं, चाहिए GPS के माध्यम से आप सब कुछ ट्रैक कर पाते हैं ना, तो यह जो है हमारे पास में नहीं था, अमेरिका का है ये। GPS किसका है, तो आप कहेंगे यह जो है अमेरिका का है। और हमारी एक बार क्या होती है, कारगिल युद्ध होता है, जब 1999 के आसपास में जो कारगिल युद्ध होता है, उस समय हमने अमेरिका से सहयोग मांगा, तो उसने क्या है, हमसे सहयोग हमारा करने से मना कर दिया। यानी कि GPS की जो ट्रैकिंग के माध्यम से हम आर्मी की गतिविधियां जानना चाहते थे, तो अमेरिका ने देने से मना कर दिया। ऐसी परिस्थिति ने भारत को जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत ने क्या किया, अपना जो है GPS जैसा नेविगेशन सिस्टम बनाया है। उस नेविगेशन सिस्टम का नाम क्या है, आपसे वो पूछ रहा है, तो उसका नाम क्या है फ्रेंड्स, आप कहेंगे नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन। जो है मछुआरों के नाम पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने से रखा हुआ था। हम जो है 2016 में बना करके क्या है, तैयार कर पाए थे। और हमारा मान लीजिए इसकी इतनी क्षमता तो नहीं है कि जो ये दुनिया भर को चला सके, लेकिन जहाँ तक भारत है, और भारत से जो है 1500 किलोमीटर दूर तक, भारत की जहाँ पर बाउंड्री है, उस बाउंड्री से 1500 किलोमीटर दूर तक की जो है इसकी क्षमता है, हम जो है कोई भी गतिविधियाँ ट्रैक कर सकते हैं। खासतौर से हमारी सुरक्षा करने में, आर्मी की उसमें जो है चीज़ें क्या करेंगे, इसमें उपयोगी होगा। बाइडू किसका है, तो बाइडू ध्यान रखिएगा, ये जो है नेविगेशन सिस्टम किसका है, चीन का है। ग्लोनास किसका नेविगेशन सिस्टम है, रूस का है। भारत का क्या नाम है, नाविक। और GPS किसका है, अमेरिका का है, ध्यान रखिएगा। GPS का पूरा नाम क्या है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। क्या है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम इसका पूरा नाम है। देखिएगा उत्तर हो जाएगा आपका नाविक, सही हो जाएगा। नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है, इससे पहले जो है IRNSS भी कहा जाता था, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है पहले से कहा जाता था। और इसमें जो है कुल भारत ने 7 उपग्रहों के समूह को जो है अंतरिक्ष में छोड़ा हुआ है। GPS किसका है, अमेरिका का है। ग्लोनास किसका है, रूस का है। और बाइडू किसका है, चीन का है। आगे बढ़ जाते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसे DRDO के नाम से जाना जाता है, इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, कि व्हेन वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आपके बताएंगे किसे 19 जो है 58 में क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। फ्रेंड्स, DRDO जो है भारत में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। जितने भी तोप, हथियार, बंदूकें, आर्मी के जितने भी हथियार होते हैं, वो चीज़ें जो बनती हैं उसके संदर्भ में क्या करता है, ये रिसर्च करने कार्य करता है। साथ ही साथ में जो है औषधियों के संदर्भ में भी कार्य करता है, ताकि भारत की रक्षा बनी रहे। उसकी स्थापना जो 1958 में की गई थी। एक सेकंड का समय देंगे। चलिएगा,
तो 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। ये संगठन कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या कहेंगे, यह संगठन जो है दिल्ली में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और इसका जो ध्येय वाक्य है, क्या है ध्येय वाक्य, बलस्य मूलम विज्ञानम, क्या है, बलस्य मूलम विज्ञानम, ये क्या है ध्येय वाक्य। मतलब कि बल जो है ना, किसी भी देश के पास में बल है यानी कि पावर है, शक्ति है, उसका मूल क्या है, उसकी जड़ क्या है, तो आप क्या कहेंगे, उसकी जड़ जो है विज्ञान है। जिसने जितना अच्छे से विज्ञान का प्रयोग किया है वो आज क्या है, उतना शक्ति संपन्न है। 1954 में जो है क्या किया गया था, तो ध्यान रखिएगा, परमाणु ऊर्जा विभाग बनाया गया था शायद, ठीक है। 52 में बताया हुआ था क्या मैंने, परमाणु ऊर्जा विभाग। तो परमाणु ऊर्जा विभाग जो है 54 में ही बनाया हुआ था। आयोग जो है ये 48 में बना हुआ था, लेकिन परमाणु ऊर्जा जो विभाग है, परमाणु ऊर्जा विभाग ये कब बनाया गया था, 1954 में। 1969 में जो है किसकी स्थापना की गई थी, इसरो की स्थापना की गई थी। और 1972 में जो है आप ध्यान रखेंगे तो क्या हुआ था, दो चीज़ें यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा, काम आएंगी। एक जो है अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई थी, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई थी, आप कहेंगे 1972 में। और एक चीज़ जो भारत का इलेक्ट्रॉनिकी डिपार्टमेंट है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग जो है ये कब बना हुआ था, इलेक्ट्रॉनिकी जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, डिपार्टमेंट, ये कब बना हुआ था, तो आप कहेंगे 1972 में ये बनाया गया था। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। समीर बी कामत जो है ये डीआरडीओ के वर्तमान में क्या है, आप कहेंगे जो डीआरडीओ है उससे क्या वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो आप कहेंगे कि समीर बी कामत जो है वर्तमान में अध्यक्ष है। आगे बात कर लेते हैं, 1958 से ही हो जाएगा। डीआरडीओ का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे नई दिल्ली में स्थित है। और इसका आदर्श वाक्य जो है बलस्य मूलम विज्ञानम के आदर्श वाक्य है। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई थी। आगे बढ़ जाते हैं। जेनेटिक्स शब्द का जो है प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, जेनेटिक्स मतलब जीन से संबंधित क्या है ये शब्द है, और इस शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो आप क्या बताएंगे, विलियम बेटसन द्वारा जो है इस शब्द का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। ग्रेगर मेंडल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किए थे, अनुवांशिकी के क्या दिए थे, नियम दिए हुए थे। अनुवांशिकी के जो 3 नियम दिए थे ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा दिए गए थे। और इन्हीं को जो है क्या कहते हैं, आई थिंक अनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। और वाटसन क्रिक ने जो है डबल हेलिक्स मॉडल दिया हुआ था। वाटसन और क्रिक ने जो है क्या दिया था, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया हुआ था, ठीक है। तो आपसे पूछे मॉडल किसने दिया हुआ था, जो डीएनए का डबल मॉडल था वो किसके द्वारा दिया गया था, तो आप क्या कहेंगे, किन्हीं के द्वारा जो है दिया गया था। आगे बढ़ जाते हैं। विलियम बेटसन जो है क्या हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएगा। जेनेटिक्स का नामकरण जो है 1905 में जो है विलियम बेटसन ने किया हुआ था, जबकि ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने नियम भी दिए हुए थे, 3 नियम। और अनुवांशिकता की जो मूल इकाई होती है उसको क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। और जीन शब्द सबसे पहले किसने दिया हुआ था, तो आप कहेंगे जोहानसन द्वारा जो है सबसे पहले जीन शब्द दिया गया था। याद रखिएगा इन सभी शब्दों को। चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को किस नाम से जाना जाता है, तो देखिएगा, अगर चंद्रयान 3 क्या था, हमारा एक उपग्रह था, ठीक है, और इसे हमने 14 जुलाई 2023 को क्या किया था, छोड़ा हुआ था। सही बात कर रहा हूँ क्या, 14 जुलाई को जो है छोड़ा गया था। तो चंद्रयान 3 नाम का ये मिशन है, ये कब छोड़ा गया था, तो आप कहेंगे 14 जुलाई 2023 को जो है क्या किया गया था, छोड़ा गया था। और 23 अगस्त को जो है ये क्या है, पहुंचा हुआ था। 23 अगस्त 2023 को जो है कहाँ, अंतरिक्ष में पहुंचा था। जिस स्थान पर पहुंचा था, जिस स्थान पर पहुंचा था उस स्थान का नाम क्या था, तो शिव शक्ति पॉइंट जो है उस स्थान का क्या था, नाम था। और जहां पर जो है ये गिरा हुआ था, जहां पर इसके चिन्ह बने हुए थे, उस चिन्ह को क्या कहते हैं, तिरंगा पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तिरंगा पॉइंट कहा जाता है। जहां पर ये विक्रम जो है लैंडिंग किया हुआ था, गिरा था, तो वहां पर जो चिन्ह बन गया था उस चिन्ह को तिरंगा पॉइंट कहते हैं। और जो स्थान जो था उस स्थान को क्या कहा गया था, शिव शक्ति पॉइंट कहा गया था। यानी कि शिव शक्ति पॉइंट जो है थोड़ा सा बड़ा क्षेत्र था, और जहाँ पर निश्चित बिंदु जो है वो क्या है, तिरंगा पॉइंट है। ध्यान रखेंगे 23 अगस्त को ये पहुंचा हुआ था। 23 अगस्त को हमने क्या किया है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का भी क्या लिया था, घोषणा किया हुआ था। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी 23 अगस्त को मनाया जाएगा। अगली बात कर लेते हैं और देखते हैं आपका सही जवाब हो जाएगा क्या, सी ऑप्शन जो है हो जाएगा। देखिएगा 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो है उतरा था। इस स्थान को जो है शिव शक्ति पॉइंट और 23 अगस्त को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया था। चंद्रयान 2 के पद चिन्हों वाले स्थान को क्या कहा जाता है, तिरंगा पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। तो तिरंगा पॉइंट क्या हो जाएगा, पद चिन्ह हो जाएंगे। और चंद्रयान 2 से संबंधित, चंद्रयान 3 से जो है शिव शक्ति पॉइंट संबंधित है। चंद्रयान 2 तिरंगा पॉइंट, चंद्रयान 3 शिव शक्ति पॉइंट। अगली बात करते हैं, भारत का पहला उपग्रह जो है
आर्यभट्ट किस देश के सहयोग से क्या किया गया था, प्रक्षेपित किया गया था? तो आर्यभट्ट क्या है, भारत के प्रथम उपग्रह का नाम है और ये 1975 में क्या किया गया था, भेजा गया था। और ये भारत की धरती से नहीं भेजा गया था, ये रूस के सहयोग से, रूस के जो एक उपग्रह है जिसका नाम है बोस्तोक ऐसा था, उसकी सहायता से जो है हमने क्या किया हुआ था, इसे भेजा हुआ था। और भारत की धरती से जो भेजा गया पहला उपग्रह था उसका नाम क्या था, रोहिणी जो है भारत की धरती से भेजा गया पहला उपग्रह है, ध्यान रख लीजिएगा। अगली बात कर लेते हैं। तो सोवियत संघ 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के कपास्टुन यार से लॉन्च किया गया था। तो कपास्टुन नहीं भाई, बोस्तोक है, ठीक है, तो बोस्तोक से लॉन्च किया गया था, मुझे भी ध्यान है, तो हटाइएगा ये। भारत का पहला जो स्वदेशी लॉन्च व्हीकल है उसका नाम क्या है, SLV-3 है, जिसने 1980 में रोहिणी उपग्रह को क्या किया था, अंतरिक्ष में भेजा था। यानी कि स्वदेशी तकनीकी से लॉन्च किया गया भारत का पहला कौन था, यानी कि खुद के हमारी तकनीकी से। ऐसा कहते हैं पहला उपग्रह जो है हमने साइकिल में रख करके ले गए थे भाई साहब, ठीक है, कैसे ले गए थे, साइकिल में रख कर ले गए थे। बाद में देखिएगा अंतरिक्ष की दुनिया में तबाही मचा करके रखी है भारत ने। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहाँ पर स्थित है, ये एक वैज्ञानिक रिसर्च सेंटर है, ये कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, यह जो है हैदराबाद में स्थित है। क्या सेंटर फॉर सेलुलर यानी कि कोशिका के बारे में क्या करना, अनुसंधान और रिसर्च करने वाला जो केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। अब देखेंगे पुणे में जो है वायरस सेंटर मिल जाएगा, केंद्रीय विषाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, वायरस से संबंधित सेंट्रल वायरस रिसर्च सेंटर, तो केंद्रीय वायरस से संबंधित अनुसंधान केंद्र, ये MPPSC 2020 में पूछा गया प्रश्न है वायरस वाला। और चेन्नई में जो है यहाँ पर राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान आपको देखने को मिल जाएगा। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान कहाँ पर स्थित है, चेन्नई में स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं। तो जो सेलुलर और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रिसर्च सेंटर है ये कहाँ पर स्थित है, जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए एक प्रमुख संस्थान है। इसी प्रकार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ये कहाँ पर स्थित है, पुणे में स्थित है, वायरस का संस्थान। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है, मुंबई में स्थित है, ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, देखिए जो विज्ञान की वह शाखा जिसमें मिट्टी का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, पीडोलॉजी कहा जाता है। लिम्नोलॉजी क्या होता है, ध्यान रखना, ये झीलों का अध्ययन होता है, जब झीलों का अध्ययन करते हैं तो इसे लिम्नोलॉजी कहा जाता है। डेंड्रोलॉजी जो होता है ये छोटे छोटे जो वृक्ष होते हैं, खासतौर से झाड़ियाँ जिसे बोल देते हैं, झाड़ियों का अध्ययन क्या होता है, डेंड्रोलॉजी होता है। और ऑस्ट्रियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ बोन यानी कि हड्डी का जो अध्ययन होता है उसे क्या बोल देते हैं, ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। पीडोलॉजी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मृदा का अध्ययन, पीडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन के निर्माण और गुणों का क्या किया जाता है, अध्ययन। लिम्नोलॉजी जो है झीलों का अध्ययन है, और डेंड्रोलॉजी जो है वृक्षों एवं झाड़ियों का क्या है, अध्ययन है। और ऑस्ट्रियोलॉजी क्या है, हड्डियों का अध्ययन है। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित होता है, हिस्टोलॉजी यह जो है हिस्ट्री से संबंधित नहीं है, ध्यान रखना। स्टडी ऑफ टिश्यू जो होता है, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, उसे हिस्टोलॉजी कहा जाता है। अगली बात करते हैं। इनसेट श्रेणी के जो उपग्रह होते हैं, उपग्रह मुख्य इनका उद्देश्य क्या है, देखिएगा उपग्रह कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे मुख्य रूप से बांटा जाए तो एक जो है ध्रुवीय उपग्रह होते हैं, जो ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किए जाते हैं वो क्या होते हैं, ध्रुवीय उपग्रह होते हैं। ऐसे उपग्रह जो बात करें जो किसी वस्तु की जानकारी देने वाले होते हैं वो क्या होते हैं, रिमोट सेंसिंग उपग्रह होते हैं। सैटेलाइट यानी कि सुदूर संवेदी उपग्रह होते हैं जो किसी दूसरी वस्तु को बिना संपर्क के जानकारी प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से कार्टोसेट जो उपग्रह हैं हमारे क्या हैं, जो कार्टोसेट उपग्रह हैं ये संसाधन से संबंधित होते हैं, संसाधन मानचित्रण से। जैसे कि हमारे पास वन संसाधन कितना है, मृदा संसाधन कितना है, जो आप मैपिंग देख पाते हैं ना आज बड़े बड़े नक्शों में, तो इन्हीं की वजह से संभव हो पाई है। इसी प्रकार अगर देखेंगे तो जो एक होते हैं शैक्षणिक उपग्रह होते हैं जिन्हें एजुसेट उपग्रह कहा जाता है। इसी प्रकार से मौसम से संबंधित उपग्रह होते हैं, जैसे कि हमारे पास में मैटसेट एक उपग्रह है, जैसे कल्पना चावला के नाम पर रखा जाता है, तो ये मौसम की जानकारी देने वाले उपग्रह होते हैं। तो बहुत प्रकार के उपग्रह। इसी प्रकार से जो संचार एवं मौसम की जानकारी देते हैं उन्हें क्या बोल देते हैं, तो आप क्या कहेंगे, इनसैट कहा जाता है। इनसैट जो आज आप टीवी देख पाते हैं, इंटरनेट का प्रयोग कर पाते हैं, ये इन्हीं की वजह से जो है क्या हो पाता है, संभव हो जाता है। तो इनसैट क्या है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट जो है ये क्या है, इनसैट कहलाते हैं। अगली बात कर लेते हैं। तो संचार और मौसम विज्ञान संबंधित कई बार प्रश्न पूछ लेता है, भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है, प्रथम मौसम उपग्रह ध्यान रखिएगा मैटसेट है, ठीक है। मैटसेट जो है भारत का क्या है, पहला मौसम उपग्रह है। इसे जो है कल्पना चावला के नाम पर भी रखा गया है, ठीक है, तो कल्पना चावला के नाम पर इसका कर दिया गया है। इंडियन इनसैट जो है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम का जो है उपयोग दूरदर्शन प्रसारण यानी कि जो टीवी आती है
और संचार मौसम की भविष्यवाणी के लिए किया जाता है। कार्टोसैट जो होते हैं ये उपग्रहों का उपयोग मानचित्रण के लिए किया जाता है, पृथ्वी के अवलोकन के लिए भी किया जाता है। जानकारी के लिए बता दूं, जो हमारी वन रिपोर्ट आती है ये इसी के आधार पर आती है। वन रिपोर्ट जो है कार्टोसैट के आधार पर ही आती है, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने किस संस्थान की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई हुई थी? क्या बताएंगे? ICAR, CSIR, NDDB या फिर IARI। ठीक है, तो जो पहली बात ध्यान रखना, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को क्या कहते हैं कि फादर ऑफ जो है मिल्क प्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है, यानी कि दुग्ध क्रांति का क्या कहते हैं, इन्हें जनक कहा जाता है। पहली बात ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इन्होंने जो है 1960 या 7 के आसपास जो है क्या किया हुआ था, ऑपरेशन फ्लड नाम का एक जो है कार्यक्रम चलाया हुआ था। ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, फ्लड नाम का जो है कार्यक्रम चलाया हुआ था। और इससे जो है दूध के उत्पादन में क्या हुई थी, बड़ी मात्रा में क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। इसलिए इन्हें दुग्ध क्रांति का जनक भी कहा जाता है। दूध से संबंधित है कौन? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो इन्होंने नेशनल डेयरी जो है बोर्ड की स्थापना की हुई थी। बाद में यही ठीक है आनंद या अमूल डेयरी ब्रांड है जो इन्हीं की वजह से बना हुआ था। तो ये क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। NDDB, डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने आनंद गुजरात में जो है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की जो स्थापना की थी। ICAR जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, यह दिल्ली में स्थित है, कृषि शोध से जो है संबंधित है। और CSIR जो है ये भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान है, मतलब औद्योगिक क्षेत्र में सबसे बड़ा अनुसंधान संस्थान है। क्या बोलते हैं इसको भाई, ध्यान रखिएगा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, तो इन्हें बोला जाता है बहुत वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद बोला जाता है। अगली बात करते हैं। हाल ही में चर्चित जो है आदित्य L1 मिशन का संबंध जो है किससे है? आप क्या बताएंगे? आदित्य L1 जो मिशन है ये किससे संबंधित है? ये भी जो है कब 2023 में ही क्या किया गया था, भेजा गया था। और PSLV, जहाँ तक मैं सही अगर याद कर पा रहा हूँ तो ये PSLV C52 से क्या किया गया था, भेजा गया था। और यह जो है सूर्य का अध्ययन करने के लिए क्या किया गया था, भेजा गया था। और सूर्य में क्या होते हैं, बहुत सी परतें होती हैं, बहुत से बिंदु होते हैं। ऐसे सूर्य में एक बिंदु है जिसका नाम है L1, जिसे क्या कहते हैं, लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। लैग्रेंज, L का मतलब क्या है, लैग्रेंज पॉइंट। तो सूर्य के अध्ययन से संबंधित है कौन सा, हमारा ये उपग्रह है जो कि आदित्य L1 है। 2023 में इसरो द्वारा PSLV C52 के द्वारा क्या किया गया था, भेजा गया था। चंद्रमा के अध्ययन से देखिएगा, चंद्रमा के अध्ययन के लिए 2008 में हमने सबसे पहले चंद्रयान 1 भेजा था। 2019 में जो है चंद्रयान 2 भेजा था। 2023 में जो है क्या भेजा था, चंद्रयान 3 भेजा हुआ था। शुक्र ग्रह के अध्ययन से भी हमने कोई मिशन नहीं भेजा, हमारा भविष्य में भेजा जाना बाकी है। समुद्र की गहराई से संबंधित जो है बहुत से हैं इसमें जो है, ठीक है। सूर्य के अध्ययन के लिए हो जाएगा। आदित्य L1 जो है भारत का पहला सौर मिशन है, यानी कि सूर्य से संबंधित मिशन है, जिसे लैग्रेंज पॉइंट या L1 पर आधारित किया गया है। शुक्र के लिए इसरो ने जो है शुक्रयान मिशन की योजना बना रहा है, भेजा नहीं गया है। समुद्र की गहराई के लिए हमने समुद्रयान मिशन भी जो है भेजा हुआ है। अगली बात करते हैं, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन माने जाते हैं? तो आप क्या कहेंगे कि डॉक्टर जो विक्रम अम्बालाल साराभाई हैं, इन्हें क्या कहते हैं, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, इन्हें क्या कहते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मिसाइल वूमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? टेसी थॉमस का नाम ध्यान रखना। क्या कहेंगे? टेसी थॉमस का नाम ध्यान रखना, टेसी थॉमस। चेतन सोलंकी क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं सोलर मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। चेतन सोलंकी क्या कहलाते हैं? सोलर मैन ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश के हैं। श्री धरालू किस नाम से जाने जाते हैं? श्री धरालू यानी मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से राजेंद्र सिंह वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से डॉक्टर सलीम अली वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बहुत से मैन हैं इंडिया में, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं। सतीश धवन जो है ये भी इसरो के जो है अध्यक्ष रह चुके हैं और इनके नाम पर सेंटर आंध्र प्रदेश में स्थित है। डॉक्टर के सिवन ये भी जो है अध्यक्ष रह चुके हैं। अगली बात करते हैं, डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई जो है 1962 में इनकॉस पार समिति के और बाद में इसरो की स्थापना का नेतृत्व किया था। APJ अब्दुल कलाम को जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से और डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक के नाम से जाना जाता है। आगे बात कर लेते हैं, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया हुआ था? तो दिए गए ऑप्शन में अगर देखेंगे इकोलॉजी शब्द का प्रयोग, तो देखिएगा चार्ल्स डार्विन ने जो है सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत को क्या कहते हैं? विकासवाद का सिद्धांत दिया था। कौन सिद्धांत दिया था? विकासवाद का सिद्धांत। एडवर्ड विल्सन जो है ये किससे संबंधित है? बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है। किससे? बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, मैं सही लिख रहा हूँ, स्पेलिंग शायद गलत होगी, यहाँ एस होगा।
ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी से जो संबंधित हैं, जैव विविधता से संबंधित हैं, और जो एजी टांसले हैं ये इकोसिस्टम से संबंधित है। किससे? इकोसिस्टम से जो है ये संबंधित, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द किसने दिया हुआ था? एजी टांसले ने दिया हुआ था। और अर्नेस्ट हैकल जो है क्या है? इकोलॉजी शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन थे? अर्नेस्ट हैकल थे। ठीक है। इकोलॉजी किसको बोलते हैं? तो यह क्या है? विज्ञान की एक शाखा है। क्या है? यह विज्ञान की एक शाखा है जिसमें किया जाता है अध्ययन। किसका किया जाता है? इसमें अध्ययन किया जाता है प्रकृति के जो बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल, यानी कि बायोटिक और अबायोटिक, यानी कि क्या कहूँ, जैविक और अजैविक जो घटक होते हैं उनका क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। कहो जैविक घटक कौन से हैं? जैविक घटक में हो जाएगा आपका जो उत्पादक होते हैं, पेड़ पौधे हो जाएंगे, जो उपभोक्ता होते हैं, मनुष्य हो जाएंगे, सभी प्रकार के जीव जंतु, यानी कि जिनके अंतर्गत जीव पाया जाता है, जीव होते हैं जो वो क्या हो जाएंगे? जैविक हो जाएंगे। अजैविक में जो हो जाएंगे सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। सिंपल सा उदाहरण बताऊंगा, अगर जो क्या है आप बुंदेलखंड के हो तो समानता क्या होते हैं? काले रंग के लोग होते हैं। ठीक है। या यूं कहूँ कि पृथ्वी पर जो है यहाँ के जो लोग होंगे, ध्रुवीय क्षेत्र के लोग होंगे, वो क्या होंगे? वो गोरे होंगे। यहाँ के और जो बीच के लोग होंगे वो क्या होंगे? काले होंगे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर प्रकाश की मात्रा ज़्यादा पड़ती है। जब अगर कोई व्यक्ति ऐसा अध्ययन करता है कि भूमध्य रेखा इसके आसपास के लोग काले ज़्यादा क्यों होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि वहाँ पर प्रकाश की मात्रा ज़्यादा पड़ती है। और प्रकाश क्या है? एक अजैविक घटक है, और व्यक्ति क्या है? जैविक घटक है। तो इनका जब हम रिसर्च करते हैं तो दैट इज इकोलॉजी कहलाती है। भाई इकोलॉजी का अध्ययन अपने घर के अंतर्गत भी कर सकते हो। क्या है? इकोलॉजी का अध्ययन अपने घर के अंदर भी कर सकते हो। जैसे कि आप जो है जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर देखते होंगे सूर्य के प्रकाश जो जहाँ पर पड़ता है तो वहाँ के पौधे क्या होते हैं? ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं। जहाँ पर प्रकाश नहीं पड़ता है वो पौधे नरम हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से अजैविक कारक जो है किस प्रकार से जैविक घटकों को प्रभावित करते हैं, दैट इज इकोलॉजी। अगली बात कर लेते हैं, अर्नेस्ट हैकल क्या हो जाएंगे? वो व्यक्ति हो जाएंगे। अर्नेस्ट हैकल जो 1866 में जो है इकोलॉजी शब्द दिया था, इकोसिस्टम शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया था? एजी टेंसले द्वारा। और एडवर्ड विल्सन नाम के जो व्यक्ति हैं ये बायोडाइवर्सिटी शब्द जो है सिटी एस आता है। ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी शब्द दिया हुआ था। और इसके अलावा जो क्या लिखा हुआ था, कुछ और लिखा हुआ था, तो वो भी आपको बता चुके हैं। अगली बात करते हैं, किस उपग्रह को आई इन द स्काई कहा जाता है? क्या बताएंगे? किस उपग्रह को जो है आई इन द स्काई कहा जाता है? तो इसे क्या कहेंगे भाई? ठीक है। ये जो कार्टोसैट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करता है भाई? संसाधनों की निगरानी करता है। संसाधनों की क्या करता है? निगरानी करता है, इसलिए इसे आई इन द स्काई कहा जाता है। रिसोर्स सेट जो होता है ये क्या करता है? संसाधन को खोजने का कार्य करता है। संसाधन को खोजने का कार्य करता है। जैसे भाग्यम, मंगलम, ऐश्वर्यम, ये तीन जो है पेट्रोलियम के क्षेत्र इसी ने खोजी हुई थी। एजू सेट जो है ये भारत का पहला शिक्षा से संबंधित उपग्रह है। इसमें जो है टीवी पर जो है एजुकेशन के संदर्भ में जो है दूरदर्शन पहले चला करता था। अब चाहे जैसा हो भाई, मैं देखता भी नहीं हूँ टीवी, और मेरे पास मेरे घर में टीवी नहीं थी। अगली बात करते हैं सरल। सरल जो है ये फ्रांस के सहयोग से भारत का जो है एक उपग्रह है। इसका नाम होता है सैटेलाइट विथ अर्बोज एंड अल्टिका। ठीक है। सैटेलाइट विथ अर्बोज एंड अल्टिका इसका पूरा नाम होता है। तो अर्बोज और अल्टिका जो है छोटे छोटे इसमें उपग्रह थे, तो उन्हीं के नाम पर इसका सरल बना हुआ है। समुद्री अध्ययन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो कार्टोसेट आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। कार्टोसेट उपग्रहों में उच्च रिजोल्यूशन वाले कैमरे लगे होते हैं जिनका उपयोग जो है सैन्य, टोही और मानचित्रण के लिए किया जाता है। एजुसेट जो है भारत का पहला शिक्षा से संबंधित उपग्रह है। आई थिंक मुझे अगर सही याद है तो 2004 में जो है इसको क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। अगली बात कर लेते हैं, भारत के किस संस्थान ने स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम विकसित किया हुआ था? तो भारत के अलग अलग संस्थानों ने क्या किए हुए हैं? सुपर कंप्यूटर बनाए हुए हैं। जैसे कि बात करें तो सीडेक पुणे ने क्या किया है? परम 8000 का निर्माण किया हुआ है। परम सीरीज के जितने भी सुपर कंप्यूटर हैं वो किसने बनाए हुए? सीडेक ने। और इसकी स्थापना जो है 1988 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? कलकत्ता में जो है की गई थी। एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इसका क्या होता है? पूरा नाम होता है। और बार्क ने जो है पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर बनाए हुए। कौन सी सीरीज के? पेस सीरीज के जो है सुपर कंप्यूटर बार्क ने बनाए हुए हैं। आईआईटी मद्रास ने जो है शायद मिहिर या मैट्रिस ऐसे कुछ बनाई हुई। इन सभी ने जो है अपने अपने सुपर कंप्यूटर बनाए हुए है। अगली बात करते हैं, सीडेक पुणे ने जो है 1991 में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था। स्थापना 1988 में हुई थी, लेकिन भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो सीडेक ने बनाया हुआ था उसका नाम क्या था? परम 8000। और वर्तमान में जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है हमारा वो कौन सा है? एरावत जो है सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर एस भटनागर का नाम ध्यान रखना। एस्ट्रोसैट क्या है? तो ये जो है कुछ नहीं भाई, एक प्रकार का भारत की पहली समर्पित खगोलीय वेधशाला का नाम क्या है? तो ये एस्ट्रोसैट हो जाएगी, वेधशाला। जासूसी उपग्रह जो है ये रीसैट जो होते हैं ये क्या है? जासूसी उपग्रह कहलाते हैं। हमने पहले इजराइल से सीखा हुआ था इनको बनाने, अब जो है 2012 से जो है बनाने लगे हैं।
मौसम उपग्रह ध्यान रखिएगा, जो मेट सेट है, क्या है, मेट सेट है, तो ये क्या है, मौसम उपग्रह है। संचार उपग्रह कौन से होते हैं, तो इन सेट जो होते हैं वो क्या है, संचार उपग्रह कहलाते हैं। अगली बात कर लेते हैं, भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का नाम एस्ट्रोसेट है। एस्ट्रोसेट को 2015 में लॉन्च किया गया था। यह एक ही समय में जो है पराबैंगनी, ऑप्टिकल और एक्सरे स्पेक्ट्रम में ब्रह्मांड का अध्ययन करने में क्या है, सक्षम है। कौन सी वेधशाला? सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या करते हैं, वनों का संवर्धन और संरक्षण का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, सिल्वीकल्चर कहते हैं। ध्यान रखना, डेंड्रोलॉजी क्या होती है, झाड़ियों का अध्ययन होता है, और वनों का संरक्षण और संवर्धन का अध्ययन करेंगे वो क्या होगी, सिल्वीकल्चर होगी। ठीक है, तो सी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रेशम कीट पालन क्या कहलाएगा, सेरीकल्चर कहलाएगा। ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं है, सेरीकल्चर। और सिलेक्शन और गैर सिलेक्शन में भी ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ठीक है, अगर कट ऑफ क्या गई है, 76 गई है, और आपके 75 आए हैं और एक के 76 आए हैं, तो 1 नंबर का ही अंतर है। ठीक है, कहीं भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। और ये व्यक्ति जो सफल हो गया, जो असफल हो गया, इनके बीच में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो मेहनत लगभग असफल लोग भी कम नहीं करते होते हैं, बस क्या होता है थोड़ा मोड़ा, इसलिए कोशिश किया करो। अगर कट ऑफ 76 के आसपास का है तो आंकड़ा 80 के प्लस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 80 के प्लस होना चाहिए। 1-2 गलतियां भी हो जाएं, चलना चाहिए। ठीक है, तो मेरा जो है 1 नंबर से रुक जाता है हर बार। ठीक है, मैं कहीं ना कहीं जो है इसी प्रकार से अटक जाता हूँ, पॉइंट से होगा। जैसे मैं बात करूँगा, अभी लैब अटेंडेंट का दिया था भाई साहब, उसमें गजब का सिस्टम था, हाई कोर्ट में मैंने केस लगा दिया था। मेरे जो उसमें थे स्कोर, जो उसमें आया हुआ था, मेरा स्कोर था 97 पॉइंट जो है 06, इस प्रकार से मेरा स्कोर था। ठीक है, और उसकी जो कट ऑफ थी, मिनिमम कट ऑफ थी जहाँ तक मतलब लिए हुए थे, तो 97.07 लिए हुए थे। ठीक है भाई साहब, मुझे जो है अंधेर लगता था, क्या बात है। चलिएगा अगली बात करते हैं और देखते हैं, रेशम वनों का संरक्षण और संवर्धन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका सिल्वीकल्चर कहलाएगा। और सेरीकल्चर क्या होता है, तो आप कहेंगे रेशम कीट पालन का अध्ययन जो है क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। समुद्री जीवों का पालन क्या कहलाता है भाई साहब, ये जो है क्या बोलते हैं, सिम्नोलॉजी बोलते हैं। केचुआ पालन जो है क्या होता है, चलिएगा देख लेते हैं। सिल्वीकल्चर जो है वनों के विकास से संबंधित है। सेरीकल्चर जो है रेशम कीट पालन से संबंधित है। मैरीकल्चर समुद्री जीवों से अध्ययन है। और वर्मी कल्चर जो है केचुआ पालन से संबंधित है। वर्मी कंपोस्टिंग खाद सुना होगा, ठीक है, तो वर्मी कल्चर हो जाएगा। मैरीकल्चर जो है मरीन समुद्र को बोलते हैं, तो मैरीकल्चर जो है समुद्री जीवों का अध्ययन हो जाएगा। भारतीय तारा भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स सेंटर जो है ये कहाँ पर स्थित है, क्या बताएंगे। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित होना चाहिए, कोडाई कैनाल, बेंगलोर। और चलिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, बेंगलोर जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। बेंगलुरु में क्या स्थित है, भारतीय तारा भौतिकी अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है, कुडनकुलन और कोडाई कैनाल जो है ये तमिलनाडु में है, यहाँ पर भी परमाणु ऊर्जा केंद्र है। नैनीताल कहाँ पर पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। और पुणे में जो है आपको महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ पर वायरस रिसर्च सेंटर मिल जाएगा देखने को। अगली बात है, कोरोना के टाइम पर जो है पूछ लिया है। इसका मुख्यालय जो है बेंगलोर में स्थित है, जबकि इसकी मुख्य वेधशाला जो कोडाई कैनाल और ले है, हनले में स्थित है। पुणे में जो है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स भी स्थित है, कहाँ पर, पुणे में। अगला प्रश्न है हमारे पास में, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया दुनिया का सबसे छोटा रॉकेट कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे कि इसरो द्वारा जो लॉन्च किया गया दुनिया का सबसे छोटा रॉकेट है। अब देखिएगा, अपन ने बात की हुई थी कि सबसे पहले जो है ASLV होता था, उसके बाद सबसे पहले क्या होता था, SLV होता था। SLV के बाद में जो है ASLV आया, फिर जो है PSLV आया, फिर जो है GSLV आया। ठीक है, तो ये क्या है, वाहन के बाद में अभी भी जो है RSLV चल रहा है। सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल इसको बोलते थे, इसको जो है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल बोला जाता था, इसको पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल बोला जाता था, इसे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल बोला जाता था। तो ठीक है, सब ये भी है अंत में भाई, वाई नहीं है। ठीक है, भी का मतलब क्या है, व्हीकल है, व्हीकल है मतलब वाहन। और रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, लेकिन इसमें जो ये लिखा हुआ है ये क्या है, तो ये इनसे अलग है। और ये जो हो जाएगा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल हो जाएगा। तो आपका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, आप कहेंगे कि बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, SSL भी सही हो जाएगा, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल हो जाएगा। छोटे उपग्रहों को तेजी से अंतरिक्ष में भेजने के लिए विकसित किया गया है। PSLV को इसरो को क्या कहते हैं, वर्क हॉर्स या लद्दू घोड़ा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लद्दू घोड़ा। बहुत सफल रहा है भाई साहब ये। ठीक है, बहुत सस्ता जो है भेजता है, दुनिया के बड़े बड़े देश जो है हमसे भिजवाने के लिए आते हैं, पैसा में हम भेजते हैं, फ्री का नहीं देते।
साइटोलॉजी जो है किसका अध्ययन होता है, साइटोलॉजी, ठीक है, सेल बायोलॉजी को ही साइटोलॉजी कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा, कोशिका का अध्ययन जो है साइटोलॉजी होता है। और ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप क्या कहेंगे कि हिस्टोलॉजी जो होता है ऊतकों का अध्ययन होता है। हृदय का जो स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहलाती है, का वेस्कुलर, ठीक है। हर्पेटोलॉजी क्या होता है, यकृत का अध्ययन होता है, हर्पेटोलॉजी, ठीक है, क्योंकि यकृत को हर्पेट बोला जाता है उसमें, हर्पेटोलॉजी यकृत का अध्ययन होता है। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है, हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है, और यकृत के अध्ययन को हेपेटोलॉजी बोलते हैं, हर्पेटो नहीं, हेपेटोलॉजी जो है बोला जाता है, ठीक है। तो हेपेटो क्या होती है, दरअसल यकृत की सूजन होती है शायद। अगली बात कर लेते हैं, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय, भारत का जो पहला समुद्री संग्रहालय नेशनल मरीन हेरिटेज कम्प्लेक्स जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, लोथल में जो है भारत का पहला समुद्री संग्रहालय स्थापित किया गया है। चेन्नई में क्या है, आप क्या कहेंगे, पवन ऊर्जा संस्थान जो चेन्नई में है। विशाखापट्टनम कहाँ पर पड़ता है, आंध्र प्रदेश में, एक बंदरगाह भी है। और कोच्चि जो है इसे क्या कहते हैं, अरब सागर की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अरब सागर की रानी किसे कहते हैं, कोच्चि को कहा जाता है। चलिएगा, लोथल, लोथल जो है गुजरात में भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित किया जा रहा है। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह भी था। और क्या करेंगे भाई, लोथल में कुछ बताएंगे क्या, कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है, ध्यान रखिएगा। लोथल बंदरगाह भी है, यहाँ सती प्रथा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, अग्निवेदिका पाई गई है, ठीक है। लास्ट प्रश्न है, भारत के स्पेस रिकवरी एक्सपेरिमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो भारत ने ये किया हुआ है एक्सपेरिमेंट एक प्रकार का, SRE फर्स्ट कहते हैं, 2025 में किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उपग्रह को वापस जो है धरती पर सुरक्षित उतारना क्या है, इसका क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा, ठीक है। तो अंतरिक्ष के संदर्भ में क्वेश्चन देखे हुए है। एक शब्द और ध्यान रखना, डेब्रीज किसे बोलते हैं, अगर आपसे पूछे डेब्रीज, तो अंतरिक्ष में जो कचरा होता है उसे क्या बोलते हैं, डेब्रीज बोला जाता है। पहला मिशन कौन सा था, आर्यभट्ट था। और भारत जो बहुत से मिशन भेज चुका था, उनमें से अगर महत्वपूर्ण की बात करें तो आपका जैसे कि पहला मिशन हो जाएगा 1975 में, फिर हो जाएगा धरती से छोड़ा गया 1980 में, भारत की धरती से छोड़ा गया पहला हो जाएगा। इसके बाद फिर 2004 में जो है शैक्षणिक उपग्रह हो जाएगा। 2005 में जो है कल्पना चावला मेट सेट हो जाएगा। इसके बाद जो है 2008 में जो है चंद्रयान प्रथम हो जाएगा। फिर 2013 में जो है मंगलयान हो जाएगा। और फिर 2017 में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी कि हमने 104 उपग्रह एक साथ भेजे हुए थे, ठीक है। तो ये भी पूछा जा चुका है प्रश्न। और 2019 में ध्यान रखना चंद्रयान 3 हो जाएगा, सॉरी 2, 2023 में जो चंद्रयान 3 हो जाएगा, 2023 में ही क्या हो जाएगा, आदित्य L1 हो जाएगा। कुछ ये महत्वपूर्ण जो क्या है हमारे स्पेस मिशन है, तो इनको क्या करना है, आपको ध्यान रख लेना है। तो ये उपग्रह को धरती वापस पर बुलाना, 2007 में जो है इसरो ने सफलतापूर्वक SRE फर्स्ट को जो है अंतरिक्ष में वापस धरती पर जो है बंगाल की खाड़ी में उतारा था। इसका जो उद्देश्य था कि तकनीकी को जो है पुनः प्रयोग यानी कि दोबारा यूज की जा सके। और RLV या RLS भी रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल और मानव मिशन के लिए प्रयुक्त करना। पहला मानव मिशन क्या है, गगनयान है, ये भी ध्यान रखना। और इसके लिए हमने कौन सा रोबोट बनाया हुआ है, व्योममित्रा। सभी लोगों को धन्यवाद, ठीक है। तो चलिएगा, अगर 2025 का प्रीलिम्स देते हैं और मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़िएगा, हम जो है बेहतर विकल्प जो है आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। चलिएगा, थैंक यू वेरी मच।